सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा बुंदेला, प्रवक्ता हिंदी। आज कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 काव्य खंड सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऐसे कक्षा में कालांश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कैमरे में बंद अपाहिज कविता में आपको बताया था कि 4 अंक का जीवन परिचय होगा, तो आज हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता का नाम क्या बताया मैंने? सहर्ष स्वीकारा है। और कवि का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो प्यारे बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध का सर्वप्रथम हम जीवन का परिचय करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था बच्चों? 1917 में। और जन्म कहाँ हुआ था भी? उनका जन्म हुआ था कहाँ? ग्वालियर जिला, श्योपुर कस्बा। कस्बे का नाम क्या हुआ? श्योपुर कस्बा। और जिले का नाम क्या हुआ? ग्वालियर। क्या है बच्चों? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। आपका जन्म कहाँ हुआ है? सागवान गांव में। कहाँ बच्चों? शाबाश, सागवान। और आपके जिले का नाम क्या है? भिवानी। क्या है बच्चों? भिवानी। तो फिर आपके राज्य का नाम क्या हुआ? हरियाणा। तो ठीक इसी प्रकार से गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है कहाँ होता है बच्चों? श्योपुर कस्बे में होता है। और जिला कौन सा उनका? ग्वालियर, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब हम उनकी शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा कहाँ हुई थी उनकी? नागपुर विश्वविद्यालय। कहाँ से बेटा? नागपुर विश्वविद्यालय, जहाँ से इन्होंने क्या किया था? एमए हिंदी। क्या की थी? एमए हिंदी की परीक्षा पास की थी। और इसके अलावा इनके पिताजी जो थे वो क्या थे? पुलिस में सहायक निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। और यही कारण था कि कवि को भी स्थानांतरण के कारण, किसका स्थानांतरण? पिताजी के स्थानांतरण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता रहता था। और उनकी शिक्षा जो है नागपुर विश्वविद्यालय से होती है। और जब वो एमए कर जाते हैं तो कौन से विषय से करते हैं बच्चों? हिंदी से। और हिंदी से जब वो एमए करते हैं तो किस पद पर नियुक्त होते हैं? प्रवक्ता। किस पद पे बेटा? प्रवक्ता के पद पर। प्रवक्ता यानी जैसे मैं कार्यरत हूँ एज ए लेक्चरर। तो यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध जो है हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहते हैं, किंतु उनका व्यवसाय हमेशा परिवर्तित होता रहता है और वो अध्यापन का कार्य छोड़कर क्या करने लगते हैं? देखिए, हंस पत्रिका। कौन सी पत्रिका बच्चों? ये हंस पत्रिका। और हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। कौन थे बच्चों? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। किंतु हंस जो पत्रिका थी उसके संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कौन रहे थे? गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं संपादक मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। और कब की बातें हैं वो बच्चों? 1945।
कब की है प्यारे बच्चों? 1945 की। यानी हंस पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य वो 1945 में रहते हैं। तो और आगे देखते हैं क्या होता है। हंस पत्रिका के साथ साथ एक और पत्रिका है, पत्र है, कौन सा है? नया खून। क्या है बच्चों? नया खून। पत्र के संपादन का कार्य भी वो संभालते हैं। कौन सा पत्र बेटा? नया खून। और कब की बात है वो? 1956 से 1958 के समय तक वो नया खून पत्र के संपादन का कार्य संभालते रहे थे। और प्यारे बच्चों 1964 में उनका स्वर्गवास हो जाता है एक गंभीर बीमारी के कारण। कब होता है उनका स्वर्गवास? 1964। यानी कि 1917 में जन्म और मृत्यु कब होती है उनकी? 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा इनका अभी जीवन परिचय। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। क्योंकि मैंने बताया कवि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पिताजी के स्थानांतरण के कारण भ्रमणशील रहते थे और यही कारण था कि एक स्थान से दूसरे स्थान की परिस्थितियों को वो महसूस करते थे, अनुभव करते थे और इसी कारण से उनका स्वभाव बहुत ही संघर्षशील था और जीवन संघर्षशील था। इसी कारण उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है। तो उनकी प्रमुख रचनाओं पर आते हैं हम। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो काव्य संग्रह उनके कौन कौन सा था? चांद का मुंह टेढ़ा है। किसका मुंह टेढ़ा है भाई? चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या चांद का कभी मुंह टेढ़ा होता है? किंतु हाँ, कवि ने कहा है चांद का मुंह टेढ़ा है। ये इनकी क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है बच्चों? काव्य संग्रह है। और दूसरा एक और काव्य संग्रह था, वो क्या है? भूरी भूरी खाक धूल। क्या नाम है बच्चों? भूरी भूरी खाक धूल। और ये दोनों के दोनों काव्य संग्रह कब लिखे गए थे? 1964 में ये प्रकाशित होते हैं। कब होते हैं बच्चों? 1964 में। तो ये तो हमारा क्या रहा था? काव्य संग्रह है। और अब हम इनकी अन्य रचनाओं के विषय में जानते हैं। देखिए, काव्य संग्रह के साथ साथ इन्होंने क्या लिखे हैं? कहानी संग्रह भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में हम देखेंगे काठ का सपना। किसका सपना भाई? काठ का सपना। तो काठ का क्या कोई सपना होता है? नहीं होता। किंतु कवि की कल्पना है। क्या लिखते हैं वो? काठ का सपना। और दूसरी क्या है उनका? सतह से उठता आदमी। कहाँ से उठता? सतह से उठता आदमी। तो ये दो हैं इनके क्या है बेटा? कहानी संग्रह। क्या है बच्चों? कहानी संग्रह कौन कौन से वे? काठ का सपना और दूसरा है सतह से उठता आदमी। आपको समझ में आ रहा है? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। आगे देखिए, क्योंकि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ कहानी संग्रह ही लिखेंगे या वो एक काव्य संग्रह ही लिखेंगे? अपितु उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उपन्यास। तो हम जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं वो कौन सा उपन्यास है? विपात्र। कौन सा उपन्यास बच्चों? विपात्र उपन्यास भी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ही लिखा गया है। तो कौन सा किया हमने? कहानी संग्रह में क्या हो गया? काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। और दूसरा उनका उपन्यास जो है वो क्या है? विपात्र। कौन सा है बच्चों? विपात्र। अब इसके अलावा हम इनके चौथे पॉइंट पे आते हैं, समीक्षात्मक ग्रंथ। कौन से ग्रंथ बच्चों?
समीक्षात्मक ग्रंथ, अर्थात मैं कोई चीज लिखूं और उसके ऊपर कोई अन्य अध्यापक या अन्य कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति या साहित्यकार उसके सही और गलत, उसकी जो आलोचनात्मक रचनाएं जो लिखता है उसको हम क्या कहेंगे, समीक्षात्मक ग्रंथ। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने न केवल कहानी संग्रह लिखे, न केवल काव्य संग्रह, न ही केवल उपन्यास, अपितु उन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। वो कौन कौन सा है? एक तो कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहलाता है और उस पर ये क्या करते हैं, समीक्षात्मक ग्रंथ लिखते हैं और उसका नामकरण क्या करते हैं, ये कामायनी एक पुनर्विचार। क्या करते हैं बच्चों? कामायनी एक पुनर्विचार। और अगली समीक्षात्मक इनका ग्रंथ क्या है बच्चों? नई कविता का आत्म संघर्ष। किसका संघर्ष भाई? नई कविता का आत्म संघर्ष। तो प्यारे बच्चों, हमने इनकी रचनाओं के विषय में जाना। अब हम जानना चाहेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञेय, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कहलाते हैं। किस चीज के बेटा? प्रयोगवाद यानी एक्सपेरिमेंट, उसके प्रवर्तक कवि कहलाते हैं। और उन्होंने 1943 में प्रथम तार सप्तक की स्थापना की थी। और ऐसे तार सप्तक यानी 7 महत्वपूर्ण योग्य कवि, उन कवियों में से हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध जो है प्रयोगवाद के तार सप्तक के कवियों में से एक प्रमुख कवि रहे हैं। तो ये जो है कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के अग्रणी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कैसे कवि? नई कविता यानी कि एक्सपेरिमेंट, जहां अज्ञेय प्रयोग करते थे। ऐसे ही जो तार सप्तक वाले जो कवि थे जिनमें गजानन माधव मुक्तिबोध थे, जो कुछ भी लिखते ऐसा नहीं कि परंपरा के अनुसार या जो पुराने प्राचीन कवियों ने जो लिखा है वही परिपाटी चलाते रहे। अर्थात नहीं, इन्होंने नवीन उपमान, नए बिंब और नवीन चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं क्या है? फैंतासी के यानी कपोल कल्पित कवि भी माने जाते हैं। कैसे बच्चों? फैंतासी कवि, कपोल कल्पित कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और हम इनको किस रूप में जानते हैं? स्वच्छंदतावादी कवि। कौन से कवि? स्वच्छंदतावादी, मन मर्जी वाले कवि। जो इन्होंने संघर्ष देखा है दुनिया में, समाज में, उनको उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही सुंदर ढंग से उकेर दिया है, लिख दिया है, व्यक्त कर दिया है। तो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि नई कविता के अग्रणी कवि, फंतासी कवि और स्वच्छंदतावाद इनके काव्य में प्रमुख रूप से मुखर होता दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो है साम्यवाद के समर्थक कवि भी हैं। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध साम्यवाद के समर्थक, अर्थात शोषित वर्ग के प्रति इनमें क्या मिलती है? सहानुभूति। क्या मिलती है बच्चों? सहानुभूति, दया, करुणा, स्नेह और अगाध प्रेम। और इसके विपरीत जो समाज का शोषक वर्ग है, कौन सा वर्ग बच्चों? शोषक वर्ग, जो कौन है? पूंजीपति वर्ग। ऐसे पूंजीपति वर्ग के प्रति इनके हृदय में क्या मिलता है? आक्रोश मिलता है, क्रोध मिलता है, घृणा मिलती है। और वो एक शोषक वर्ग समाज को समाप्त करके और एक सर्वहारा वर्ग की स्थापना करने पर बल देते हैं। इसके अलावा
भूखमरी को लेकर के, गरीबी, विसंगति, विषमता और समाज में फैली हुई जो असमानता है, क्रूरता है और लोगों के मध्य पनप रही कुंठा है, उनका वर्णन कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी रचना में करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि इनके साहित्य के अंदर शोषित वर्ग यानी समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, सबसे गरीब और निम्न वर्ग है, किसान है, मजदूर हैं, इनके प्रति इन्होंने क्या की है, हमदर्दी दिखाई है, प्रेम दिखाया है, स्नेह दिखाया है। ये इनके काव्य की हमें प्रमुख विशेषताएं मिलती है, साहित्यिक विशेषताएं मिलती हैं। तो अब हम थोड़ा सा और करेंगे, क्या इनकी भाषा शैली के ऊपर आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों? भाषा शैली पर। अब भाषा शैली इनकी कैसी रही? जैसे कि हमने सहर्ष स्वीकारा कविता में ही पढ़ा है कि इनकी जो रचना है पूरी की पूरी कविता तुकांत मुक्तक छंद है। क्या है इसमें? तुकांत मुक्तक छंद इसके अंदर मिलता है। और दूसरा क्या है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार स्थान स्थान पर हमें देखने को मिलता है। और संपूर्ण कविता में हम देख पाते हैं, इनके साहित्य में भी देख पाते हैं, क्या है कि उनके अंदर चित्रात्मकता मिलती है, बिंब योजना मिलती है, नए नए उपमानों का, प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने क्या किया? आरोह भाग 2 काव्यखंड सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि कौन है भाई? गजानन माधव मुक्तिबोध का हमने क्या किया है? जीवन परिचय किया है। क्या किया है? कवि का जीवन परिचय किया है, उनकी रचनाओं के बारे में जाना है तथा उनकी भाषा का भी हमने संक्षिप्त परिचय दिया है साहित्यिक विशेषताओं के साथ में। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको कवि का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा और आप इसे बहुत ही आसानी से और सरलता से जो है लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो कि आपको पूरे के पूरे कितने अंक दिलाएगा? 4 अंक दिला पाएगा। धन्यवाद।